साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 71वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 9 फरवरी को 2:30 PM से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, अतुल अकेला एक काम को 114 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अतुल जैसी दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो, या कितने व्यक्तियों की आवश्यकता थी। जब कभी भी केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो हमेशा उस व्यक्ति के एक दिन के काम को आप लोग एक मान लें, मतलब वो एक दिन में एक पूरा काम करके देता है। अब देखिए 114 दिन काम किया है उसने, तो अगर वो एक काम कर रहा था मतलब टोटल वर्क कितना था 114। अब उसको करवाना है 19 लोगों से, और मान लीजिए कितने लोग हैं वो 19 दिनों में करवाना है कितने लोगों से, x लोगों से। तो बस x बराबर कितना हो जाएगा 114 बटे 9 एकम 19 6 नहीं है 54, मतलब आपका उत्तर कितना हो जाएगा 6 व्यक्ति, मतलब अतुल के तरह के 6 आदमी उसको मिल करके कितने दिनों में कर लेंगे 19 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, रोहन को 20% की छूट मिलती है, वह 1600 रुपए में ही वस्तु को बेच देता। देखिए यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 1600 रुपए में ही था, 1600 रुपए में ही बेच दिया, मतलब छूट कितने की मिल गई है उसको, और उसको वो रेट वही रख रहा है, उसको लाभ कितने का हो। यहाँ पर ये मामला आप रेट वेट से भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। देखिए 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, मतलब सामान 5 का था, मिल कितने में गया है उसको 4 में। ठीक है, अब वो उसको कितने में बेचना चाह रहा है, नहीं बेचना चाह रहा है, यहाँ पर फर्क कितने का है 1 का। ठीक है, तो अब जो उसको लाभ होगा वो किस पर होगा 4 पर होगा। क्यों भैया, ये एसपी था, खरीदा तो उसने इतने पर है, अब 4 रुपए में खरीदने के बाद 1 रुपए का लाभ लेके वो 5 में ही बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, जो उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/4 100, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा % दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमने क्यों की, ये हमने इसलिए किया क्योंकि विक्रय मूल्य को उसने बढ़ाया नहीं। अगर विक्रय मूल्य अलग होता या 1500 में बेचा होता तब हम क्या करते, सबसे पहले ये देखते कि उसका क्रय मूल्य है कितना। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य के देखते तो 1600 में 20% की छूट, मतलब मामला कितने का हो जाता भाई 320 रुपए की उसको छूट मिल गई होती, 1280 का उसने सामान खरीदा होता। अब उसको 1500 रुपए में बेच रहा है, मतलब वहां 220 का लाभ होता। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, इस सवाल को करने के लिए ही उसने ये हिंट दिया हुआ है कि 1600 का सामान था, 1600 रुपए में ही बेच दिया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 34 व्यक्तियों के एक समूह में 90 kg वाले वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी भी औसत में मामला आने और जाने का हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा गया है वो तो हमें वापस चाहिए ही चाहिए। अब जो गया उसकी जगह पे जो आया, अगर वो बढ़ रहा है वृद्धि सब में होगी, अगर वो घट रहा है तो कमी भी सभी में होगी। मतलब नए व्यक्ति का भार बराबर होता है, नए व्यक्ति का भार या आयु बराबर होता है गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि गुणे, ये है मामला। अब देखिए गए हुए व्यक्ति का भार कितना है, गए हुए व्यक्ति का भार है प्लस वृद्धि कितने की हो रही है 3 की। कितने आदमी थे 34, एक ही आदमी गया है एक ही आदमी आया है, मतलब संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो गुणे कितना। अब आप देख लीजिए यह है 90 प्लस 3 चौके 12 3 त्रिकाई 9 और 1 10, मतलब जो आया हुआ व्यक्ति है उसका वजन है 192 किलो, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है, जो हमारा गया है
भैया हमें तो आप अपना लौटा दो। अब उसको लौटाने के बाद नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, ये आप दूसरी पंक्ति में डील कर लीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है, एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर एक आम को बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह उसे प्रत्येक 3 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। देखिए यहां पर भी लाभ है और यहां पर भी लाभ है। ठीक है, मतलब 40% और -25%, यहां पर फर्क कितने का है, 15% का, और फर्क कितने का आ गया है, 3 रुपए का। ठीक है, एक आम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 रुपए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सीपी, तो सीपी कितना होता है, 100%। देखिए यहाँ कितने का गुणा हो रहा है, 20 का, यहाँ भी आप 20 का गुणा मार दीजिए, उत्तर कितना हो जाएगा, 20 रुपए। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, 15% की वैल्यू 3 रुपए है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा 40% का लाभ कमाता है, 25 मतलब विक्रय मूल्य, 40 का लाभ मतलब 140, 25 का लाभ मतलब 125। अगर हानि होती तो फिर दोनों को जोड़ना पड़ता। ठीक है, 140 में से 125 घटाएंगे तब भी तो आएगा 15% ही। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, पहले तो ये बात ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है जो 144 और 216 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। अंकों के बीच अंतर निकालना है आपको। संख्या क्या है, 144 और कितनी है, 2। इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या होता है, वो होता है घटा करके निकालना। चलिए मैं इनको घटा देता हूँ, 6 में से 4 चला गया 2, 21 में से 4 चला गया 7। मतलब एक बात तो कंफर्म है, या तो एचसीएफ 72 होगा या तो 72 से भी कम होगा। कम है कि ज्यादा है, देखिए 72 को अगर मैं गुणा करूं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 72। अब देखिए 2 से दोनों कट रही हैं, 4 से दोनों कट रही हैं, 8 से दोनों कट रही हैं, 3 से 4 4 8 एक 9, 6 2 8 एक 9, 9 से पूरी पूरी कट रही है। मतलब जो एचसीएफ है वो कितना है, 72। भाई 8 से भी सभी संख्याएं कट रही है, 9 से भी दोनों संख्याएं कट रही है, मतलब एचसीएफ कितना है, 72। अब अगर 72 है तो आपसे सवाल में बोल रहा अंकों के बीच का अंतर, मतलब 7 और 2 2 अंक है, इनके बीच का अंतर निकालना है। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 5, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, ए और बी के बीच 5309 रुपए को इस प्रकार विभाजित कीजिए ताकि 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज चक्रवृद्धि किए जाने पर 4 वर्ष बाद ए की राशि और 6 वर्ष बाद बी की राशि क्या हो जाए। ए की राशि जो 4 सालों में पहुंचे, बी की राशि वहां तक कितने सालों में पहुंचनी चाहिए, 6 सालों। ये है मामला। ठीक है, ए की राशि 4 वर्ष बाद ए की और 6 वर्ष बाद बी की। ये है ए, ये जहां पे 4 साल में पहुंच रहा है उसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 6 साल। इसका मतलब ये है, ये जो मामला है, ये जो मामला है बी वाला, ये 2 साल पहले से शुरू, और इस पॉइंट पर आकर के ये दोनों पैसे क्या हो रहे हैं, इस पॉइंट पर आकर के इस पॉइंट पर आकर के समान है। तभी तो ये भी 4 साल के बाद, ये भी 4 साल के बाद। ये वाला मामला है 4 वर्ष के बाद, और ये वाला मामला है तो ये 4 वर्ष और ये कितना हो जाएगा, मतलब बी की जो राशि है वो 2 वर्ष के बाद ए के बराबर हो जानी चाहिए। पर कितने का है, बस इसी को आप पकड़ लीजिए। कितने साल का अंतर है, 2 साल का। अब आप 2 साल में देखो जो दर आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 6%, और 6% की वैल्यू कितनी होती है, 50। मतलब पूरा मामला ये है कि 50 अगर एक की थी तो 53 दूसरे की है। ये अगर अंतर 1 साल का होता, लेकिन यहाँ तो अंतर 2 सालों का है, 2 सालों का है। मतलब बी के पास, बी ने इतना लगाया, ए ने इतना लगाया, बी की जो राशि है वो 2 साल के बाद इसके बराबर हो जानी है। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना है, 55 25 3 28 और 3 त्रिकाई 9, ये है 28। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज का संयोजन ए और बी के बीच। अब देखिए
एक ए ने रकम ज्यादा लगाई होगी, मतलब ये वाली रकम किसकी है, ए की, और ये वाली रकम किसकी है, बी की। बी ने लगाए हैं 2500 रुपया, ए ने लगाए हैं 2809 रुपया। ये 2500 रुपए 2 साल के बाद 2809 हो गए, फिर दोनों ये 4 साल चले तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित कीजिए। अब देखिए सवाल कितना बढ़िया डाटा दिया हुआ है। इन दोनों का जो वो है योग है ए प्लस बी, देखिए कितना है 2500, नहीं ए का 2809, 2809 और प्लस 2500 बराबर आपको दिख रहा है कि कितना है 5309 रुपए। मतलब आप ये कह सकते हो कि ए ने लगाया है 2809 और बी ने लगाया है 2500 रुपए। मतलब कहानी ये है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डाटा कितना खूबसूरत दिया हुआ है। बस यहाँ पर बढ़िया सवाल सीआई का कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे सवालों में समझ में आने में टाइम लगता है, जबकि वास्तव में कैलकुलेशन बहुत ही इजी देता है। ठीक है, यही बात आपको समझनी थी कि बी के द्वारा लगाई गई जो रकम है वो 2 वर्ष के बाद उतनी हो जाती है जितनी ए की प्रारंभिक रकम थी, जिससे ये दोनों रकम 6 साल 4 साल के बाद दोनों ही रकम क्या हो जाती है आपस में बराबर। बात करते हैं अगले सवाल। 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, एक व्यक्ति को हटा दिया गया तो औसत भार कितना रह जाता है 38 किलोग्राम। हटाए गए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, एक मैं पहले डायरेक्ट बता देता। गए व्यक्ति का भार क्या होगा, बराबर होता है औसत प्लस वृद्धि और गुणे। देखिए 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, औसत है 40 प्लस वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। वृद्धि बोल दो चाहे कमी बोल दो, बातें की। वृद्धि या कमी कितने की हो रही है, 2 की। संख्या देखिए 8 थे, 8 से अब कितने रह गए हैं, मतलब पूरा मामला कितना हो गया 40 प्लस 14 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा 54। ये दिया हुआ है ऑप्शन। अब अगर आपको दूसरे तरीके से लगाना है तो देखिए एक आदमी को जाना है तो 8 का योग कितना हो जाएगा 40 गुणे 8 बराबर कितना है 7 का योग कितना हो जाएगा, एक आदमी चला गया तो 38 गुणे 7, 7 अठे 56, 7 तरीके 21 और 5 26। देखिए यहां घटाएंगे तो जो एक व्यक्ति जो गया है उसका भार कितना हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, 10 में से 6 चला गया 4 और 31 में से 26 चला 5। ये आपका बेसिक तरीका हो जाएगा, ये आपका बेसिक से हो गया, वो हो गया डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, बेसिक चीज है कि औसत का मतलब होता है सभी का बराबर बराबर का बंटवारा। जो आदमी गया वो अपना तो लेके गया ही गया, जो बचे हुए आदमी थे उनका भी 2-2 रुपए ले गया। मतलब आप ये मान करके चलिए कि 8 आदमियों के पास 40-40 रुपए थे, रुपये जल्दी समझ में आता आप लोगों को, 40-40 रुपए थे 8 के पास, क्योंकि औसत 40 है। तो जो गया वो तो 40 लेके गया ही गया, अपना तो ले ही गया, 2-2 रुपए उसने बाकी लोगों के भी ले लिए, तो बाकी लोग बचे कितने 7 लोग, तो 2 सत्ते 14, मतलब 40 अपना 14 दूसरों का, टोटल कितना लेके चला गया वो 54 रुपए लेकर के चला गया। या आप बोल सकते हो कि 54 केजी का वो आदमी था। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना की। देखिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64 है, देखिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64 है, मतलब अंकित मूल्य को आप कितना मानोगे 100, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 64। ये है मामला। अब देखिए 4 से काटते हैं, ये 16 और ये 25, ये हो गया। इन दोनों का रेशियो कितना है, ये हो गया, ठीक है 25। अब 20% की छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। इस पर अगर 20 की छूट देंगे मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 80%, 80%, और 80% का मतलब होता है गुणे 0.8, मतलब 25 गुणे 0.8 बराबर ये क्या हो जाएगा 20 रुपया। ये क्या है आपका। अब आप देखिए खरीदा गया था सामान 16 में, बेचा जा रहा 20 में, मतलब लाभ कितने का हो रहा है 4 का। तो आपसे जो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 4/16 गुणे 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100,
मतलब उत्तर हो जाएगा 25% दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, जो बोल रहा है केवल वही सवाल में कर देना। बस एक बात ध्यान रखिएगा, 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 25 था, 20% की छूट, 20% की वैल्यू 1/5, मतलब वैल्यू कितनी की हो जाएगी 4/5। पचम 25, 5 चौके 20, ऐसे कर लीजिए। 20 की छूट मिल गई, मतलब सामान की वैल्यू कितनी बची 80%, और किसी वस्तु का 80% निकालना मतलब उसमें आप 0.8 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात। अब देखिए विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है उसको, मतलब क्रय मूल्य को तो आप 100 मानोगे, तो 20 का लाभ हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 120। बस आप निकाल लीजिए, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, मतलब रेशियो कितने का हो जाएगा 6:5। या आप देख लीजिए 6/5, कुछ है ही नहीं है, ये बस रेशियो पूछा जा रहा था। रेशियो पूछा जा रहा था तो 6:5 बोल दीजिए, चाहे उसको 6/5 बोल। ठीक है, बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से, देखिए 5/6 भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 6 है, क्रय मूल्य कितना 5 है। वहीं अगर सवाल में आपको पूछ लिया गया होता क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात निकालिए, तो रेशियो कितना हो जाता 5:6। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहला है, 2019 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी, इसकी जनसंख्या सालाना 2% की दर से बढ़ रही है। 2022 की शुरुआत में इसकी जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर ये बड़ा मायने रखता, अगर 2022 के अंत में पूछ लिया गया होता तो कितने साल हो जाते, 19 पूरा, 20 पूरा, 21 पूरा, 22 पूरा। सवाल में क्या बोला, 2019 का प्रारंभ और 2022 का प्रारंभ। 2022 का प्रारंभ न लिख करके वो 2021 का अंत में लिख सकता था। क्यों, क्योंकि बात हो रही है 2019 और 22 में, शुरुआत का मतलब होता है 1 जनवरी और अंत का मतलब होता है 31। ठीक है, अब देखिए मामला तो यहाँ पर 3 साल का, क्योंकि देखिए ये 2019 की शुरुआत है और ये 2022 की शुरुआत है। ठीक है, 2% की दर से वृद्धि हो रही है। 2% का मतलब कितना होता है 1/50, मतलब जो कहानी है वो 50 से कितनी हो रही है 51, और कितने साल का मामला है 3 साल का, इसलिए घाते कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 55 25 25 पंचे 125, ये 000 है। ठीक है, और इसका कितना मामला हो जाएगा, देखिए 51 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 2501 कितना है, गुणा बाद में कर लेते हैं। इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 82 है। ये देखिए ये 3 0, ये 3 0 कैंसिल, मतलब जब 125 बराबर 82 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 82/125। ठीक है, कर लेते हैं, बस जो आया है इसी का गुणा आप इसमें बांट दीजिए, 82/1। अब देखिए सवाल में यही चीज मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, गुणा भाग करना आना बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 125 का भाग देना है, 125 का भाग का मतलब होता है 8 का गुणा, क्या 8 का गुणा। 8 का गुणा अगर आप यहाँ भी कर दो यहाँ भी कर दो तो 125 8 1000 होगा, नीचे 1000 बन जाएगा, मतलब ऊपर 3 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना है। अब यहाँ देखिए इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो भैया मैं करूं कैसे इसको मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले तो मैं इसका गुणा करता हूं, तो 51 एकम 51, 0 लगा हुआ है पूरा लग जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25। ठीक है, और 51 दूनी 100। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए, ये 51 है, ये 5 है, ये 25 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 27, ये हो गया 51 की घाते 3। अब इसमें आपको पहले 82 का गुणा करना है और देन 8 का, और बटे कितना करना है 100, सॉरी, अब बटे में जब 8 यहाँ गुणा हो गया ये कितना हो जाएगा 1। अब देखो 82 का गुणा करना मतलब 100 में से कितना कम है, ये 18 कम है। 82 का पहाड़ा तो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन 18 का पहाड़ा तो आपसे बनता है। मतलब अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं ये करूंगा कि 127,551 गुणे 100 माइनस 127,551 गुणे 18, इसकी प्रैक्टिस ये इसको करेंगे वही लोग जिनसे घटाना अच्छे से आता हो। तो ये कितना हो जाएगा 127,551 000
माइनस 18 कम 18, 18 पंचे 90 और 1 91, 9, 18 पंचे 90 और 9 99, 9, 18 सत्ते 126 और 9 135 की 5 हसिलाई 13, 18 दूनी 36, 36 और 13, 36 और 13 49, 49 की 9 हसिलाई 4, 18 कम 18, 18 और 4 22। ये हो गया मामला। किसको घटाना है? अब आप देखिए 10 में से 8 चला गया 2, 9 में से 1 चला गया 8, 9 में से 9 चला गया 0, 10 में से 5 चला गया 5, 14 में से 9 चला गया 5, 14 में से 9 चला गया 5, 6 में से 2 चला गया 4 और 12 में से 2 चला गया तो कितना आ गया? ठीक है, अब इस पे 8 का गुणा, तो 8 दूनी 16, 8 नाम 72 और 1 73, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 8 चौके 32 और 4 36, 8 कम 8 और 3 अंकों के बाद दशमलव 83,640 के आसपास उत्तर आना चाहिए। और 83,640 के आसपास क्या है? लगा तो ठीक है ना? 127,551, 18 कम 18, 18 पंचे 90 91, 18 पंचे 90 9 99, 9, 18 सत्ते 126 और 9 135 5 13, 18 दूनी 36 13 49 की 9 सिलाई 4, 18 कम 18 और 4 22। ठीक है, 127। 10 में से 8 चला गया 2, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 5 चला गया 5, 14 में से 9 चला गया 5, 4 में से 2 चला गया 2, 7 में से 2 चला गया 5। ये गड़बड़ हो वही तो मैं सोचूं क्या। देखिए 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। 10 में से 5 चला गया 5, 14 में से 9 चला गया 5, 14 में से 9 चला गया 5, 4 में से 2 चला गया 2, 7 में से 2 चला गया 5 और ये 12, गुणे कितना 8, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64 1 65, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, 8 दूनी 16 4 20, 8 पंचे 40 2 42, 8 दूनी 16 4 20, 8 कम 8 और 2, सवाल में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बयासी हजार ही थी ना संख्या 2019 की शुरुआत में। सर तो यही है 50 से कम 50, 50 से 51। ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। चलिए ठीक है, दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई? ठीक है, देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ये 2500 है और 1 है, ठीक है, ये तो मैंने कर ही दिया 127,551। मैं एक काम करता हूँ 2500 और 1 को पहले इससे गुणा कर। देखिए 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 205, 205 डबल जीरो और प्लस 82 हो जाएगा तो 20508। इसमें कितने का गुणा करना है? 51 का। 51 के गुणे का मतलब कितना हो गया? 50 धन 1। 50 का गुणा मतलब 2 का भाग, 2 1 कम 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। ये हो गया 50 का गुणा और प्लस यही जोड़ दीजिए 2 8 0 5 0 2, जोड़ देंगे तो 2 8 1 9 5 4 0 1। 8 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 8 अठाई 64 1 65, 8 1 कम 8 6 14, 8 नाम 72 1 73,
8 पंचे 40 और 7 47, 8 चौके 32, 32 और 4 36, 8 एकम 8, 3 अंकों के बाद दशमलव, 83,673 आपका उत्तर आना चाहिए। 8 दूनी 16, 8 अठाई 64, 1 65, 6 एकम 8 6 14, 1 8 9 72, 1 73, 3 7 पंचे 40 7 47, 7 4, 8 चौके 32 4 36 36, 8 एकम 8, 836 73, इसके बराबर होगा लगभग मामला 836 73 कहीं नहीं जा रहा, मतलब उत्तर हो जाएगा 85 है। क्या मन का गुणा कर दिया, पच्चीस दूनी 50, 25 अट्ठे 200 और 200 00, ठीक है। 82 जोड़ दिया तो 5082 गुणे 51, 50 का गुण 2 का भाग 2 एकम 2 4, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 एकम 00 20 50, ठीक है, यही उत्तर होगा। कैलकुलेशन इस सवाल में अच्छा खासा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया, 5% मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 28,500 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल, ठीक है। देखिए क्या था, 28,500 मत मिले मतलब मामला लास्ट का, शुरुआत का मामला आपसे पूछा जा रहा है, मतदाताओं की कुल संख्या। मैंने आपको ये बताया था कि अगर बाद का मान देके पहले का मान पूछा जाए तो पहले के मान को x मान लो, ठीक है। देखिए x मतदाता थे मान लीजिए, अब 80% मतदाताओं ने मत डाले, मतलब मामला कितना हो गया 80/100 का। 5% अवैध हो गए, मतलब वैध कितने रहे 95/100। फिर एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला है 75%, मतलब 75/100, और उसके मत कितने थे, मत थे 2,85,000। ये है कहानी आपकी। अब आप देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 4/5 हो जाएगा, इसको काट देंगे ये हो जाएगा 19, ये 3, ये 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब आप देखिए ये कट 8 5 13, 13 2 15, 3 से कट रहा बिल्कुल, 3 9 27, 3 5 15, 95,000। 19 को भी काट दोगे 5,000। अब देखिए केवल यहाँ 100 बचा हुआ है, 100 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 5,000 और ये गुणे कितना 100, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 3 0 ये 2 0 ये, मतलब मतों की संख्या थी 5 लाख, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए इस सवाल में क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकालनी होगी इसमें, ठीक है। देखिए ये वाला जो मामला है, मैं इधर की बात कर रहा हूं, ये वाला मामला तो पूरे तरीके से हल हो सकता है, ये वाले की तो पूरी वैल्यू आ सकती है, यहां पर भी जो है यहां तक ये वैल्यू को हल किया जा सकता है, बस ये भर बचेगा, प्लस के दिया हुआ तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों हिस्सों को हल कर लेता हूं। देखो आप यहां देखो कितना है 5/8 गुणे 184 गुणे 15/5 और प्लस, सबसे पहले यही हल हो गए, 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 5 तिहाई 15, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 30 और 4 34, ये है मामला। ठीक है, अब इधर देखिए क्या है, 513 भागे 9 तो 9 पना 45, 6 बचेगा 9 सत्ते 63, 57 प्लस 400, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 5 3 8 1 9, 592,
तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 592 माइनस 345। घटाएंगे, 12 में से 5 चला गया 7, 8 में से 4 चला गया 4, ठीक है, और 5 में से 3 चला गया 2। उत्तर होना चाहिए 247 है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 7 5 12, 5 3 8 1 9, 492, 492 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 100 दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। आज ही एक बच्चे का जन्म हुआ। अब देखिए देखिए, 4 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी है? 16। 4 वर्ष पहले, अब जैसे अगर आप 20 साल के हो तो 4 साल पहले आप 16 साल के रहे होगे। आज अगर 25 के हो तो 5 साल पहले 20 के रहे होगे। मतलब औसत आयु जो वर्तमान औसत है इसका 4 सदस्यों का वर्तमान औसत, कौन सा औसत निकालना है आपको? वर्तमान। कितना हो जाएगा भाई? 16 प्लस 4 बराबर कितना है? 20। तो योग कितना हो जाएगा? योग बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 4 मतलब कितने साल हो जाएगा? 80 साल। अब 4 तो सदस्य ही है और प्लस 1 बच्चा है। अब इनका क्या निकालना है? तो भैया अब कितने आदमी हो गए? 5। तो 80/5 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 16 वर्ष दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं, लिख मैंने इसलिए लिख, देखिए 16 था, 16 4 20, 20 चौके 80, 80 में 5 का भाग दोगे 16 आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अशोक ने एक लैपटॉप 60,000 रुपए में खरीदा, 72,000 रुपए में बेच दिया। लैपटॉप की बिक्री पर प्रतिशत लाभ। क्या बात है, इतना सरल सा सवाल। लिखिए एसपी है, एसपी है, ये कितना था? 60,000, ये कितना है? 72,000। रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 से 3, ठीक है ना। 12 पंचे 60, 12 छंग 72। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। कितने पर? 5 पर। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 1/5 और गुणे 100। उत्तर कितना आ जाएगा? 20 पर। दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे। एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए, वह 7,488 मतों से प्राप्त हो गया। विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? अब देख लीजिए, यहां पर ना कोई मत अवैध है, ना ऐसा है कि कुछ मत नहीं पड़े, कोई कहानी नहीं है। मतलब केवल 2 थे, सारे मत पड़े और सारे मत वैध है। देखिए टोटल कितने थे? 100%। ठीक है, फर्स्ट उम्मीदवार को कितना मिला है? 44%। मतलब जो सेकंड उम्मीदवार है उसको कितना मिला होगा? 1%। यही तो सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसमें जीता वाला कौन सा है? विनर तो ये कहलाएगा। कितने से जीता है ये? 12%। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 12% है। विजेता को कितने मत मिले? विजेता कौन सा है? सेकंड। मतलब 12% की जो वैल्यू है वो दी हुई है 7,418। यही तो मामला है। तो अगर अपन काटे, 8 से 14 4 18, 18 7, 7 4 11 8 19 25 नहीं कट रहा है क्या? अच्छा 88, 88 लिख दिया। 8 8 16 4 20 7 27 कट रहा है। देखिए 12 से काटेंगे, 12 6 72, 2 24, 12 दूनी 24, 4 12 चौके 48। मतलब 1% की वैल्यू है 624। आपसे पूछी किसकी वैल्यू जा रही है? विनर की। और विनर को मिला कितना है? 56%। 56% बराबर क्या हो जाएगा? 56 गुणे 600, 56 गुणे 624। ठीक है, अब देखिए 624, इसको मैं काम करता हूं, पहले 50 से गुणा मारता हूं फिर 6 से गुणा मारता। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 640 गुणे 50 प्लस 624 गुणे 50 का गुणा मतलब 2 का भाग, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। प्लस चाहे 6 चौके 24, 6 दूनी 12 दुई 14, 6 छाम 36 और 1 37। देखिए ये 4, ये 4, 7 2 9, 3 1 4 और 3।
34,944, 34,944 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, केवल गुणा भाग का मामला था, सवाल में कुछ ऐसा है नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए 500 मीटर की एक दौड़ में दौड़ को समान समय में पूरा करने के लिए क्यूपी को 50 मीटर की प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक शुरुआत बोले स्टार्ट बोले, स्टार्ट कब दिया जाता है? अगर ए बी को 100 मीटर से मान लीजिए हरा रहा है, 1000 मीटर की रेस है और 100 मीटर से हरा रहा है, तो मैंने क्या किया कि जो बी हार रहा था उसको रेस को प्रारंभ होने के पहले 100 मीटर पहले, चूंकि मुझे पता था कि ये 100 मीटर से हारेगा, 100 मीटर पहले मैंने उसको ले जाके खड़ा किया और फिर रेस शुरू हुई। तो भैया वो जो 100 मीटर से हार रहा था उसको 100 मीटर का स्टार्ट दे दिया गया, तो रेस क्या हो जाएगी? डेड हीट, मतलब रेस क्या हो जाएगी? बराबर होगी। अब यहां पर देखो स्टार्ट कितने का मिल रहा है? 50 का, मतलब ये 50 से हार रहा है और आर क्यू को 100 मीटर की प्रारंभिक, आर और क्यू में 100 मीटर का मामला है। उसी दौड़ को एक ही समय पे पूरा करने के लिए आर पी को जो प्रारंभिक शुरुआत दे सकता है, देखिए 500 मीटर की दौड़ समान समय में पूरा करने के लिए क्यू पी को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है, मतलब क्यू अनुपाते पी, पी क्यू अगर दौड़ेगा 500 तो जो पी है वो दौड़ेगा इससे 50 मीटर कम, मतलब 450, 0 से 0 कैंसिल, 5 नमा 45, 5 दहा 50, मतलब इनके बीच का रेशियो है 10:9 का। आर क्यू को 100 मीटर की शुरुआत देता है, आर किसको देता है? क्यू को, मतलब आर इज टू क्यू। आर अगर दौड़ता है 500 तो क्यू दौड़ता है कितना? 400, 0 ये 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? क्यू को बराबर करना है। क्यू यहाँ पर कितना है? 10, यहाँ पे कितना है? 4। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 10 का जो एलसीएम है वो 20 आएगा। 20 आएगा मतलब मुझे यहाँ पर कितने का गुणा करना है? 5 का, और यहाँ पर कितने का गुणा करना है? सॉरी 2 का, और यहाँ पर कितने करना है? 5 का। अब आप देखिए आर अनुपाते क्यू अनुपाते पी, देखिए आर कितना दौड़ रहा है? 25, ठीक है। फिर क्यू 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 कितना दौड़ रहा है? 10 दूनी 20, और पी पी कितना दौड़ रहा है? 9 दूनी 18। ये कहानी है, मतलब जब आर दौड़ेगा 25 तो क्यू दौड़ेगा 20 तो पी दौड़ेगा 18। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आर पी को कितने की प्रारंभिक शुरुआत दे सकता, मतलब वो मामला इन दोनों का। देखिए यहां पर कितने का स्टार्ट मिल रहा है इसको? 7 का, मतलब 25 पर कितने का? 7 का, मतलब 25 पर कितने का? 7 का। तो अब आपसे 500 का पूछा जा रहा है, ये देखिए कितने गुना है? ये 20 गुना है, यहां भी आप 20 का गुना कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, मतलब स्टार्ट कितने का दे सकता है? 140 मीटर का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अब यहां पर एक बात जरूर समझिएगा, स्टार्ट का मतलब होता है हारना, और क्यू किसको स्टार्ट दे रहा है? पी को, मतलब क्यू जीत रहा है, पी हार रहा है। कितने से? 50 से। तो 500 की दौड़ है, मतलब जो जीतने वाला है वो 500 दौड़ेगा, तो दूसरा वाला उससे 50 का, मतलब 450 दौड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ 450 लिखा। फिर दूसरे में बोल रहा 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा, मतलब वो 100 मीटर से हार रहा था, तो एक दौड़ेगा 500 तो दूसरा उससे 100 कम, मतलब कितना दौड़ेगा वो? 400। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। बढ़िया सवाल कहा जाएगा। 3 संख्याओं का योग 135 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5, दूसरी और तीसरी का 5:6। बहुत सिंपल सा सवाल है। 6, 5, 11, 4, 15, 15 नहीं है 135। पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या हो जाएगी 9 चौके 36, उत्तर है दूसरा। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो रेशियो है ये कितना है? 4:, ये दिया हुआ है आपको। फिर बोल रहा है दूसरी और तीसरी का, मतलब ये विशुद्ध रेशियो का सवाल है और बहुत ही बेसिक सा सवाल है। 5:6 ये है मामला। अब यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या है? ये और ये दोनों भी बराबर है, तो अब आपको क्या हो गया? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 4, 5 और ये 6, और इन तीनों का योग वो कितना दे रहा है? 4 + 5 + 6 बराबर दिया है 135। 6, 5, 11, 4, 15 बराबर 135, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 9, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 36।
उत्तर कितना हो जाएगा 36। बात करते हैं अगले सवाल की। एक नई कार की लागत 12,80,000 रुपए। पहले वर्ष की इसकी कीमत में 25% की कमी हो जाती है। पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य 25% की कमी, मतलब कितना हो गया मामला? 25% का मामला होता है 1/5, सॉरी 20 का मामला होता है 1/4 का। मतलब कीमत कितनी हो जाएगी? 4 से 3। कीमत कितनी हो जाएगी? 4 से 3। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 12,80,000। काट लीजिए, 4 तिहाई 12, 2 4 0, बस इसी में आप इसका गुणा मार दीजिए। 32, 4 0 तो 32 तिहाई 4 90 4 0, उत्तर हो जाएगा 9,60,000 रुपए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल सवाल कहा जाए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक कंपनी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। खुदरा विक्रेता घटी हुई मद की कीमत पर एक और 15% की छूट प्रदान करता है। दोनों छूट वाली की एक छूट। यहां मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी छूट में प्रतिशत देकर के आपसे प्रतिशत ही पूछा जाए तो सवाल को सिंपली आपको लगाना है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। बस आप लगा लिए। 30 और 15 की दो छूटें हैं, तो 30 प्लस 15 माइनस 30 गुणे 15/9। 0 से 0 कैंसिल। 15 और 30 कितना हो जाएगा? 45 माइनस 15 तिया 45, 1 0 है दशमलव। 45 में से 5 घटा देंगे 40 और दशमलव, मतलब छूट कितने की मिल रही है उसको? 40.5% की दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आप लोग कर चुके हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाली एक खोखली गोलाकार धातु की गेंद को बराबर भागों में काट दिया। एक भाग में पानी भरा हुआ था, दूसरे भाग को खाली रखा गया। पहले भाग में रखे पानी के आयतन देखिए। गोला था, गोलाकार गोला था, गोले को 2 हिस्सों में काटा गया, एक में पानी भर दिया गया। तो जब 2 हिस्सों में काट दिया गया मतलब दोनों क्या बन गए? अर्धगोले। दोनों क्या बन गए हैं? अर्धगोले बन गए हैं। और अर्धगोले बन गया, इसमें पानी रखा गया तो पानी उसमें उतना ही आएगा जितना उस अर्धगोले का आयतन होगा। मतलब आपको अर्धगोले का आयतन निकालना है और त्रिज्या जो आपको दी गई है इसकी जो निकालना है वो त्रिज्या कितनी दे दी गई है? 6.3। ठीक है, ये आपको दिया गया है। पाई की वैल्यू 22/7 ले ली है, दशमलव में मामला आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, अर्धगोले का आयतन तो समझने के लिए कुछ केवल इतना ही है कि आपको अर्धगोले का आयतन निकाल। कितना होता है अर्धगोले का आयतन भाई? 2/3 पाई आर क्यूब। और आर की वैल्यू उसने पहले ही दे रखी है 6.3। अब देखिए 2/3 गुणे 22/7 गुणे 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6. देखिए 7 नैया 63, 0.9, 3 21 तिहाई 63.1। ठीक है, ये है पूरा मामला। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को गुणा मारता हूं। 22 दूनी 44 गुणे 0.9 गुणे 21 तिहाई 63, 3 6 21 छक्का 126 और 6 132, 2 अंकों के। अब मैं इसमें 9 का गुणा मार देता हूं, मतलब 44 गुणे 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 20, 2 9 त्रिक 27, 2 29, 2 9 1 कम 9 और 2 11, 2 और 1 3 अंकों के बाद 1 2। अब देखिए 4 का गुणा करना है 7, 7 चौक 28, 7 0 7, 7 चौक 28, 9 0 9, 9 चौके 36, 9 1 10, 10 चौके 40, 1 1 2, 4 दूनी 8 और 4 1 कम 4। अब जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा ये 8, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 3 0 3, 8 4 12, 4 1 5, 3 अंकों के बाद दशमलव 523.908। ये आपका उत्तर आएगा, दिया हुआ है ऑप्शन पर। कैलकुलेटिव सवाल है। केवल एक बात ये समझनी थी कि गोले को अगर ब्रेक किया जाएगा तो ब्रेक करने के बाद उसे बराबर हिस्सों में बांटा गया, मतलब वो अर्धगोला बनेगा।
केवल इतना ही मामला, और पानी उतना ही आएगा जितना उस अर्धगोले का आयतन हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये जो आज का पेपर है ये खत्म होता है। पेपर बढ़िया कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे और इस अभी औसत में कुछ नए तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिले, एडवांस में भी कुछ अच्छे सवाल आपको देखने के लिए मिले। परसेंटेज में तो शुरू से ही ये कैलकुलेटिव रहा है, कई कई पेपर्स में तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता। तो अगर मेरी आपको सलाह ये है कि अगर आप लोग मैथ्स लास्ट में करते हो, जो भी कैलकुलेटिव वाले सवाल है 2%, 3%, 4% जहां पर डाटा दिया हुआ है और 3 साल का पूछ रहा है, मतलब वहां पर कैलकुलेशन होगा ही होगा। जब कभी भी ऐसा कैलकुलेशन आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको मत अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि उस एक सवाल की वजह से ऐसा ना हो कि आप बाकी के 3 सवाल मिस कर जाओ, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे आ रहे हैं जिन्हें केवल आप देख करके उनका उत्तर टिक कर सकते हो, या अधिकतम 1 और 2 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो मेरी आपको ये व्यक्तिगत सलाह है कि जब भी आप पेपर देने के लिए बैठे और 2%, 3%, 4% जैसे कुछ डाटा आए, और वो डाटा ऐसे हो कि वो 3 साल का मामला हो, जहां पर कि हमें क्यूब निकालने का मामला है, वो सवाल 100% कैलकुलेटिव होगा। पहले अटेम्प्ट में उस सवाल को बिल्कुल मत करिए। अगर समय बचता है तो हम लास्ट में उस सवाल को करेंगे, नहीं तो हम उस सवाल को छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक इकलौता सवाल जितना समय खाएगा उतने समय में आप 4 सवाल कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि उस 1 नंबर के चक्कर में आप 4 नंबर मिस कर जाओ। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।